पिछले 30 साल से हमारे मुल्क में सियासत का जो रुझान है वो निहायती कम ज़र्फ लोगों के पास चला गया। मगर पीटीआई ने हुकूमत में रह के कराची के लिए क्या किया? इस वक्त मैं सिर्फ कराची की बात कर रही हूँ। दोबारा हम पीटीआई को वोट क्यों दें? हम लोगों ने जो 2018 में मैंडेट लिया वो एमएनए का लिया और एमपीए का लिया। एमएनए जो हमारे इलेक्ट हुए वो जाके विफाक में प्राइम मिनिस्टर के साथ विफाकी इदारों में उसको कंट्रोल करने के लिए बैठे। वहाँ पे उनके पास वजारतें मिली। वो उन डिपार्टमेंट से जितना कराची के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। पीपल्स पार्टी ने स्क्वीज़ किया और पूरे इन इलाकों में जिन इलाकों से कराची के लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया था अपनी पूरी दुश्मनी का इजहार करते हुए इन इलाकों में कोई काम नहीं होने दिया। पिछले 4 साल कोई काम नहीं होने दिया। 24 जुलाई को जो बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं उसमें कराची के लोगों से हमारी जो इल्तिजा रिक्वेस्ट है वो ये है कि आपने देखा कि हमारे पास इख्तियारात ना होने के बावजूद 1100 अरब रुपए का इतना बड़ा पैकेज खान साहब ने कराची के लिए दिया। 2022 बल्दियाती इलेक्शंस कराची यूसी 3 गुलशन इकबाल टाउन में पीटीआई की तरफ से वकास अहमद क्यों? वकास अहमद इसलिए क्योंकि वकास अहमद जो है वो 26 साल से इस इलाके का रिहायशी है और 26 साल से उसने इस इलाके को रोज़ाना की बुनियाद पे हर गली को पिछले दिन से ज़्यादा बदतर हालात में जाते हुए देखा है। और वो इस पूरे इलाके को एक एक गली को जानता है, वहाँ पे रहता है, एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल है और वो जानता है कि इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त वकास अहमद साहब जो कि कन्वीनियर इंसाफ स्टूडेंट फेडरेशन कराची हैं, जो कि पीटीआई का स्टूडेंट विंग है तमाम तलबा व तालबात के लिए। इसके अलावा समाजी कारकुन हैं, प्रोफेशनली वकालत करते हैं और लीगल एड फराहम करते हैं उन तमाम ज़रूरतमंदों को जो कि अपने केसेस ख़ुद नहीं लड़ सकते। मैं बज़ाते ख़ुद इनकी शख्सियत से तो बहुत ज़्यादा मुतासर हूँ, मगर कराची में होने वाले हैं आने वाले कुछ ही दिनों में बस बल्दियाती इलेक्शंस, जो इलेक्शन ये भी लड़ रहे हैं और खड़े हो रहे हैं एज अ कैंडिडेट फॉर चेयरमैन यूसी 3 गुलशन इकबाल टाउन। मैं इनसे कुछ सवालात आज करना चाहती हूँ अपनी तरफ से भी और आप सब की तरफ से। शुरू करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम वकास साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। वकास, 24 जुलाई को कराची में कौन से इलेक्शंस होने वाले हैं? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे अपने शो में बुलाया। 24 जुलाई को इंशाल्लाह ताला कराची में बल्दियात के दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं, जो कि लास्ट टाइम 2015 में हुए थे। और इस इलेक्शन में जो लोग भी वोट कास्ट करेंगे कराची की आवाम, वो इंशाल्लाह इलेक्ट करेगी आने वाले कराची के मेयर को। और मेयर जब आएगा तो उसके बाद पूरा कराची का जो बल्दियाती निज़ाम है वो बहाल हो जाएगा दोबारा से। अच्छा वकास, मैं बजाते खुद आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ, आपकी शख्सियत, आपकी वकालत से, मगर वकालत से आ जाना सियासत की तरफ, ये एक बहुत ही एक लीथल सा कॉम्बिनेशन मुझे लगा। मैंने बहुत कम लोगों को देखा जो कि वकालत से जो है वो सियासत की तरफ आते हैं और फिर सियासत पे भी आते हैं एक ऐसी जमात की तरफ जो कि ख़ुद इस वक्त बहुत मुश्किलात में घिरी हुई है। जी देखिए, इसमें ऐसा है कि आपको पता है कि पिछले 30 साल से हमारे मुल्क में सियासत का जो रुझान है वो निहायती कम ज़र्फ लोगों के पास चला गया, जिसकी वजह से जो अच्छे लोग थे उन्होंने सियासत में आने से कतराना शुरू कर दिया। और सियासत में तमाम उनके अच्छे लोगों के ना आने की वजह से तमाम बुरे लोगों ने आके उस सियासत को कंट्रोल कर लिया पाकिस्तान में। और उनकी वजह से पाकिस्तान में सियासत जो है ना वो एक अगर किसी अच्छे माहौल में आप बैठें या अच्छे घरानों में आप बैठें तो वहाँ पे अच्छी समझी नहीं जाती है। लोग कोशिश करते हैं कि सियासत को अवॉइड करें, प्रैक्टिकल सियासत में अपने आप को ना लेके जाएं। उसकी वजह यही है क्योंकि सियासत में जो है वो बहुत किस्म के इल्ज़ामात आपके ऊपर लगते हैं और पिछले जो लोग बैठे हैं उनके ऊपर इतने बड़े बड़े करप्शन के एलिगेशन लगे और हमने देखा किस तरह उन्होंने इनकॉम्पिटेंस अपनी दिखाते हुए ना डिलीवर किया ना परफॉर्म किया, क्योंकि वो खुद सियासत में जो आए थे वो अपना पैसा बनाने के लिए आए थे और तो उनका कभी फोकस ही नहीं था कि वो पाकिस्तान के अवाम के लिए कुछ करें। मेरा जहाँ तक सियासत में आने का रहा मामला, वो ऐसा हुआ कि मैंने ये स्पेस देखा कि सियासत में अच्छे लोगों के ना होने की वजह से पूरी कौम सफ़र कर रही है। मैं बज़ाते खुद समझता हूँ कि इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में अच्छे लोगों को, समझदार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को आना चाहिए ताकि इस मुल्क के अंदर जो सियासत और एडमिनिस्ट्रेशन है,
क्योंकि सियासत के थ्रू हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल ले लेते हैं। तो एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल जब आपके पास आ जाए और अच्छे पढ़े लिखे लोगों के हाथों में आ जाए, तो इस मुल्क के अंदर जो हम लोगों को करप्शन नज़र आ रही है, इस मुल्क के अंदर हम लोगों को इस वक्त जो गवर्नेंस का सिवियर इशू नज़र आ रहा है, और पूरा मुल्क अभी आपने देखा होगा इस तरह कराची में हालिया दिनों में बारिशों में पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था। तो जब तक अच्छे पढ़े लिखे जो समझदार लोग जो समझते हो सिस्टम को, मामलात को जानते हो, जिनकी अपनी बजाते खुद कोई फाइनेंशियल गेन ना हो सियासत के अंदर, वो लोग जब तक नहीं आएंगे तब तक ये मसले हमारे चलते रहेंगे। तो मैं खुद बजाते खुद इसलिए सिर्फ सियासत में आया हूँ ताकि मैं कुछ खिदमत कर सकूँ हमारे लोगों की, और अच्छे लोगों को मैं खुद भी इंकरेज करते रहता हूँ कि आप लोग भी प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आए। अच्छा वकास साहब, मैं खुद कराची में पैदा हुई हूँ, कराची में बड़ी हुई हूँ, मैं एक प्योर कराचीआइट हूँ, और मैं मेरे अपने दिल में भी बहुत खुन्नस है, और हमारी कराची के अवाम के भी दिल में बहुत खुन्नस है, जो मैं आज आपके साथ निकालने वाली हूँ आपके साथ बैठ के। मुझे ये बताएं कि जो भी सियासी पार्टी आती है वो कहती है कि दूसरी सियासी पार्टी ना समझ है और हम समझदार हैं, जबकि जब वो लोग वजारत में आते हैं या जब वो लोग अथॉरिटीज़ में आते हैं तो वो लोग कराची के लिए तो एटलीस्ट कुछ नहीं करते। कराची के अवाम वो अवाम है कि मैंने खुद जब पीटीआई के लास्ट इलेक्शंस हुए थे तो मैंने खुद जाके इतने नारे लगाए थे कि मेरी आवाज़ें बैठ गई थी। और जो आप खुद स्टूडेंट फेडरेशन तहरीक इंसाफ में काम कर रहे हैं, उनको लीड कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे कि हमारे जो यूथ है इसमें कितना जज्बा है, मोहब्बत है पीटीआई के लिए आज भी। मगर पीटीआई ने हुकूमत में रह के कराची के लिए क्या किया? इस वक्त मैं सिर्फ कराची की बात कर रही हूँ। दोबारा हम पीटीआई को वोट क्यों दें? अच्छा देखिए, क्योंकि ये थोड़ा सा समझने वाली बात है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कराची से, अल्हम्दुलिल्लाह कराची के लोगों ने मोहब्बत का इज़हार करते हुए 2013 में मैं वोट दिया, और 2013 में हमारा मैंडेट पूरे कराची से चोरी हो गया था, मगर 2018 में दोबारा हमें मैंडेट दिया कराची ने, जिसके लिए खान साहब ने खुद कई दफ़ा कराची के अवाम का शुक्रिया भी अदा किया है। कराची के हवाले से 2008-9 में, मैं इसका थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड आपको बताता हूँ। इससे पहले कराची के हालात इतने ख़राब नहीं थे, जो कि लास्ट मुशर्रफ दौर की मैं अगर आपसे बात करूँ तो उस टाइम पे क्योंकि बहुत सारे बल्दियाती इदारे थे जिनके पास बहुत सारी पावर भी थी और बहुत ज़्यादा पैसा भी था। उसके बाद ऐसा हुआ कि 2008 में जब एक इंटरनेशनल एनआरओ हुआ, और उस एनआरओ के नतीजे में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट 2008 में पाकिस्तान में राइज हुई। इन्होंने उसके बाद 2009 में 18 अमेंडमेंट करी। 18 अमेंडमेंट करने के बाद उन्होंने पावर डेलीगेट करे विफाक से सूबे की तरफ, और सूबे के चीफ मिनिस्टर के पास बहुत सारे ऐसे इख्तियारात आ गए कि जो इससे पहले उनके पास नहीं थे। मगर उनके पास ये जिम्मेदारी थी कि उन्होंने उसको डेलीगेट करना था नीचे, किसके पास? मेयर के पास, और यूनियन काउंसिल लेवल तक एम्पावरमेंट करनी थी। ठीक है, अब इसमें हुआ ये कि जहाँ तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैंडेट की बात है, हम लोगों ने जो 2018 में मैंडेट लिया वो एमएनए का लिया और एमपीए का लिया। एमएनए जो हमारे इलेक्ट हुए वो जाके विफाक में प्राइम मिनिस्टर के साथ विफाकी इदारों में उसको कंट्रोल करने के लिए बैठे, वहाँ पे उनके पास वजारतें मिली। वो उन डिपार्टमेंट से जितना कराची के लिए कर सकते थे उन्होंने किया। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि पोर्ट्स एंड शिपिंग की हमारे पास मिनिस्ट्री थी, उसमें हम लोगों ने मेजर रिफॉर्म्स करे। पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट को हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद पोर्ट कासिम और कराची पोर्ट में बेहद काम हुए हैं, मगर बहुत सारे जाहिर है कि क्योंकि कराची के लोग जो हैं वो बल्दियात के ज़्यादा मसले यहाँ पे हैं। जो सूबाई असेंबली हमारी आई उसमें भी हम लोग अपोजिशन में बैठे, तो वो भी हमारे पास एक तरह से क्योंकि सिंध गवर्नमेंट नहीं थी और वो सिंध गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी के पास चली गई थी, तो हम लोग जब अपोजिशन में बैठे तो हमें तो बाकायदा पीपल्स पार्टी ने स्क्वीज़ किया, और पूरे इन इलाकों में जिन इलाकों से कराची के लोगों ने पीटीआई को मैंडेट दिया था, अपनी पूरी दुश्मनी का इजहार करते हुए इन इलाकों में कोई काम नहीं होने दिया पिछले 4 साल। जहाँ तक हमारी अपनी, क्योंकि अब हम इनके आसरे में तो बैठ नहीं सकते थे, हमने अपनी पूरी जोर लगाया। खान साहब ने 1100 अरब रुपए का पैकेज दिया कराची को। लोग पूछते हैं कि ये 1100 अरब रुपए कहाँ पे लगे हैं, तो मैं इन लोगों को याद दिला दूं कि कराची के लिए 5 बड़े मंसूबे, जिनमें से पहला मंसूबा K4 का मंसूबा है। पानी का सबसे बड़ा मसला है पीने के पानी का, पूरे कराची के अंदर पीने का पानी नहीं है, तो उसके लिए खान साहब ने पैसे एलोकेट करे। और नेस्ट पार्क ने पिछले हमारी, क्योंकि गवर्नमेंट अब चली गई है, मगर नेस्ट पार्क में उसका रीडिज़ाइनिंग अप्रूवल होने के बाद फंड एलोकेशन भी हो चुकी है। इसके बाद आपको पता होगा ग्रीन लाइन का ट्रैक बिछ गया था, मगर सिंध गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने बसेस खरीदी थी, वो बसेस भी फेडरल गवर्नमेंट ने खुद खरीद के दी हैं। सही है। तीसरा प्रोजेक्ट कराची के लिए आपने अभी देखा कि जेल चौरंगी में किस तरह 1 हफ्ते तक आग लगी रही। उस आग को काबू पाने के लिए फेडरल गवर्नमेंट ने खुद कराची के लिए फायर ब्रिगेड्स का बंदोबस्त किया। इसके अलावा KCR बहुत बड़ा मंसूबा है,
जो कराची सर्कुलर रेलवे का मसला है, क्योंकि कराची एक शहर है, यहाँ पे गाड़ियों की और मोटरसाइकिल भरमार हो चुकी है, तो इजी कम्यूट के लिए KCR का मंसूबा हम लोगों ने कराची के लिए दिया। और 5वां बड़ा मंसूबा है, जितने भी कराची के बड़े बड़े नाले थे, जिसमें गुज्जर नाला हो गया, औरंगी नाला हो गया, इनकी सफाई करी और इनको दोनों साइड से पक्का किया है। तो ये जो 1100 अरब रुपए खान साहब ने कराची के लिए स्पेशल फेडरल गवर्नमेंट के अपने वादे के तहत जो कराची से वादा किया था 2018 में, आज भी सब लोगों को याद होगा, उसके तहत ये 1100 अरब रुपए कराची के ऊपर खर्च करें। अब हमारी कोशिश ये है कि 24 जुलाई को जो बल्दियात के इलेक्शन आ रहे हैं, उसमें कराची के लोगों से हमारी जो इल्तिजा रिक्वेस्ट है वो ये है कि आपने देखा कि हमारे पास इख्तियारात ना होने के बावजूद 1100 अरब रुपए का इतना बड़ा पैकेज खान साहब ने कराची के लिए दिया। अब हम चाहते हैं कि आप अपने इलाके के, अपने यूनियन काउंसिल के और अपने वार्ड के नुमाइंदे तहरीक इंसाफ को चुनें, क्योंकि ये सारे लोग आपके लिए, जिस तरह कराची के हर शहरी के लिए तहरीक इंसाफ का हर कारकुन, हर जिम्मेदार एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल है, इस तरह इस यूनियन काउंसिल का जो भी काउंसलर होगा या जो भी वाइस चेयरमैन होगा, चेयरमैन होगा या मेयर होगा, वो कराची की खिदमत करने के लिए अवेलेबल होगा। तो ये है एक हमारा पूरा बैकग्राउंड जो हम लोगों ने पिछले 4 साल में किया है कराची के लिए। 1100 अरब रुपये का पैकेज मैंने आपको बताया कि ये हम लोगों ने किया है। सही। वकास साहब, ये तो आपने बताया आज तक की कारकर्दगी PTI की पिछले गुजरे सालों की। अगर हम आपको वोट देते हैं तो आप क्या चेंज लेकर आएंगे कराची के लिए? सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि देखिए, कराची की जो बल्दियाती इदारे हैं वो सिंध गवर्नमेंट के पास कुछ चले गए, जैसे कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वो सिंध का जो बल्दियात का इदारा है वो कंट्रोल करता है, तमाम नाले भी वो लोग कंट्रोल करते हैं। कराची को सिर्फ इख्तियारात, सिर्फ मैंडेट की ज़रूरत नहीं है, साथ साथ इख्तियार लेने की ज़रूरत भी है। सही। कराची को एक मजबूत यूनियन काउंसिल और मेयर के इख्तियारात की ज़रूरत है। क्या वो इख्तियारात मजबूत नहीं है? अभी जो मौजूदा इख्तियारात है वो बिल्कुल मजबूत नहीं है। आपको पता होगा कि कराची के अंदर डिफरेंट और भी यहाँ पे कंटोनमेंट्स हैं, वो पूरे के पूरे कंटोनमेंट जो है वो मेयर के अंडर आते ही नहीं है। अब जैसे हमने देखा हालिया बारिशों में DHA पूरा डूबा हुआ था। हाँ। और लोग बोले थे सिंध गवर्नमेंट को कि वो आके यहाँ पे काम करे, हालांकि वो उसके मातहत आते नहीं, वो DHA के मातहत आते हैं। तमाम कंटोनमेंट्स उनके कंसर्न कंटोनमेंट इदारों के अंडर आते हैं। तो हमें मजबूत इस तरह चाहिए कि देखिए, ये सारे के सारे जो कराची के इदारे हैं ना, वो अलग अलग काम कर रहे हैं। ठीक है। अब सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी है जो कंस्ट्रक्शन अप्रूवल दे रही है और कंस्ट्रक्शन पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। टाउन प्लानिंग से उससे डिफरेंट अप्रूवल होती है। टाउन प्लानिंग वालों का काम होता है कि वो उस इलाके के अंदर उस हिसाब से गटर लाइनें डालें, जो बारिश के पानी की निकासी उसका सिस्टम डालें, पानी की सप्लाई का सिस्टम डालें। वो सारे के सारे कराची के जो बल्दियात के इदारे हैं उनके पास मौजूद नहीं है ये सारे सिस्टम। तो अब ये सारे सिस्टम जब तक मातहत एक दूसरे के साथ नहीं मिल जाते, सिंक्रोनाइज नहीं हो जाते, जब तक एक दूसरे से नहीं मिलेंगे तब तक ये मसले हल नहीं होंगे कराची के। सही। तो हमारी सोच है वो ये सोच है कि कराची के इस वक्त 4 बहुत बड़े मसले हैं। सबसे बड़े मसला ये है कि कराची में जो है ना वो पीने का पानी नहीं है। ठीक है। इसके ऊपर सबसे पहले कराची की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की कोशिश है कि वो आने के बाद अपना काम करे। दूसरा ये है कि कराची का जो कचरे का मसला है, पूरा कराची कचरे का ढेर बन गया। आपने देखा है कि पिछले 12-13 साल में। सर, आपको नहीं लगता कि इसमें हमें अवाम को भी अकल दिलाने की जरूरत है? हमें ऐसी कैंपेन्स चलाने की जरूरत है कि हमारी अवाम को पता चले कि उन्होंने कचरा कहाँ फेंकना है। इसमें मैं आपको बिल्कुल आपके साथ अग्री हूँ, मगर आप एक और भी बात याद रखें कि ये जो सिविक सेंस होता है, हाँ, ये सिविक सेंस की हमारे पास कोई करिकुलम ही नहीं है, वो हमारे इदारों में पढ़ाया ही नहीं जाता। ठीक है। तो जाहिर है कि अवाम यही वो अवाम है कि अगर वो 1 घंटे की फ्लाइट लेकर दुबई पहुंच जाती है तो वहां पे जाके बिल्कुल ठीक हो जाती है। बिल्कुल। तो वो उसको भी समझाने की ज़रूरत है कि ये जो आपका शहर है, ये आपका अपना शहर है। अगर कोई कचरा है, कोई गार्बेज है, तो वो आप अपने गाड़ी में रखें, खुद अपनी जिम्मेदारी से ऐसी जगह पर डिस्पोज करें। मगर हैविंग सेड दिस, आपको खुद पता है कि पूरे कराची में अगर आप बाजारों में घूमो तो आपको डस्टबिन ही नहीं मिलता। ट्रू। अब वो डस्टबिन लगाने की जिम्मेदारी किसकी है? वो डस्टबिन लगाने की जिम्मेदारी इधर के उस इलाके के कंसर्न यूनियन काउंसिल की है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ने जब से इस पूरे कराची का ठेका लिया, पूरे कराची को कचरा कुंडी बना दिया है। बिल्कुल। कचरा कुंडी बनने की वजह से आपको पता है कि उसका जो कचरा गार्बेज कलेक्शन है और गार्बेज डिस्पोजल है, वो शदीद माहौलियाती प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है यहाँ पे। तो हमें इन तमाम चीज़ों को लोकल लेवल पे नीचे तक जो है ना वो इख्तियार देने पड़ेंगे। जो इलाके का काउंसलर हो या जो इलाके का यूनियन काउंसिल हो, उनके पास इख्तियार होना चाहिए कि वो किस किस पॉइंट पे
जाके जो है वो मार्क करके वहाँ पे गार्बेज डिस्पोजेबल पॉइंट बनाए। सही सही। अच्छा, आप खुद भी कराची में, आपकी पैदाइश कराची की है और आपकी सारी ज़िंदगी आपने कराची में गुजारी है। आपको नहीं लगता कि कराची हमारा शहर जो है वो सारा मुल्क चला रहा है? ये एक ऐसी माँ है जो 6 बच्चे देख रही है, मगर ये 6 बच्चे इस एक माँ को नहीं पाल पा रहे हैं। कराची आपको नहीं लगता यतीम शहर हो चुका है? बिल्कुल आपकी बात सही है। इसमें देखें ना आप, आज तक कराची में जो है वो फेयर सेंसस ही नहीं हुए, और इस फेयर सेंसस ना होने की वजह से कराची की आबादी डॉक्यूमेंटेशन में 1,60,00,000 है। और इस शहर में मेरे और आपके हिसाब से अगर हम वैसे ही इसको रिसर्च करें या देखें इसको, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन के कितने कनेक्शन दिए हैं उन लोगों ने, तो हमें लगता है कि 3 करोड़ प्लस तो आबादी इस शहर की तकरीबन हो चुकी है। और जो ऊपर से वसाइल आ रहे हैं वो आ रहे हैं 1.5 करोड़ लोगों के हिसाब से। वसाइल बहुत। तो सबसे ज्यादा तो यहाँ पे जरूरत ये है कि ये जितने भी इमिग्रेंट्स हमारे पास कराची में आए हैं, इनको कराची के लोकल के तौर पे अब हम लोगों को एक्नॉलेज करना चाहिए। यहाँ की नेशनल असेंबली की सीटें बढ़ानी चाहिए, यहाँ की सूबाई असेंबली की सीटें बढ़ानी चाहिए, यहाँ के फिर उसके हिसाब से बजट को बढ़ाना चाहिए, क्योंकि जब तक आपकी पॉपुलेशन ही आपको पता नहीं होगी तो आप बजट किस तरह एलोकेट करेंगे उसका। सही सही। अच्छा, क्योंकि आप पीटीआई की जानिब से इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं, अमूमन मैंने देखा है, मैं को इतनी ज़्यादा तो पॉलिटिक्स पे अबूर मुझे नहीं है, मगर मैंने ये देखा है कि जब बड़े सियासी नामों को देखते हैं तो उनका किसी एक शहर या सूबे से ज़रा बहुत ज़्यादा उनसियत होती है। आप समझ रहे होंगे कि पंजाब की एक एक पार्टी है जिसको पंजाब से इतनी मोहब्बत है कि जिसने पंजाब को बना दिया, मगर सिंध की तरफ शायद कभी देखा ही नहीं। खान साहब ऐसी मोहब्बत किस सूबे या किस शहर से रखते हैं? मेरे ख्याल से खान साहब तो पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, पाकिस्तान के हर शहर से मोहब्बत करते हैं, हर सूबे से मोहब्बत करते हैं। इस वक्त एक ही विफाकी पार्टी है, एक ही ऐसी पार्टी है, एक ही ऐसी पर्सनैलिटी है जिसने तमाम सूबों को, तमाम शहरों को इकट्ठा किया हुआ, जो कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपने सुना होगा खान साहब कंटिन्यू ये बात हमें रिमाइंड करवा रहे हैं, जो कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल ने कई सालों पहले नारे लगाए थे यहाँ पे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारी क्रॉस कल्चरल जो भी सूबे हैं, सोसाइटीज़ डेवलप हुई हुई, हमारे कस्टम्स हैं, हमारे नॉर्म्स हैं, मगर हम सब लोग आके अगर किसी चीज़ पे यूनिफाई होते हैं तो वो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। सही। तो और ख़ास तौर पे कराची ने, क्योंकि खान साहब को हमेशा बहुत इज़्ज़त दी है, हमेशा कराची ने खान साहब के लिए रिस्पॉन्ड किया है। 2011 में भी खान साहब ने जब कराची में 25 दिसंबर को जलसा किया था तो पूरा कराची उमड़ आया था, आपने देखा था किस तरह। तो कराची के लिए ख़ास खान साहब का लगाव इसलिए है क्योंकि कराची एक बड़ा शहर है, कराची दुनिया का उन बड़े शहरों में है, और हम लोग जाहिर है कि फेडरल पार्टी होने के नाते हमारा काम ये है कि हम कराची पे ख़ास तवज्जो दें, कराची के ऊपर हमारे जो काम हैं वो नज़र आए होते हुए। खान साहब ने खुद बजाते खुद अपनी ज़ाती तवज्जो देते हुए कराची के ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया जिस तरह करें। तो बिल्कुल ऐसा ही है, कराची को इस वक्त जो है वो एक फेडरल पार्टी का मैंडेट अगर कराची के पास होगा तो हमारी जो कराची के मसले मसाइल हैं वो फेडरेशन से लेके नीचे तक एक स्ट्रीमलाइन में स्मूथली हल हो सकते हैं। सही सही सही। मेरी दुआ है वकास साहब कि आप इस इलेक्शन को जीतें, और जो उमंग और जो सोच आप पाकिस्तानियों के लिए, कराची वालों के लिए लेके चल रहे हैं, अल्लाह ताला वो सारे काम आपसे करवाए, हमारी खैर के लिए, हम सबकी फलाह के लिए। जाने से पहले आखिरी सवाल मैं आपसे करूँगी, उसके बाद आप सारी अवाम को खुद से अल्लाह हाफ़िज़ कह सकते हैं। 2022 बल्दियाती इलेक्शंस, कराची UC 3 गुलशन इकबाल टाउन में पीटीआई की तरफ से वकास अहमद क्यों? वकास अहमद इसलिए क्योंकि वकास अहमद जो है वो 26 साल से इस इलाके का रिहायशी है, और 26 साल से उसने इस इलाके को रोज़ाना की बुनियाद पे हर गली को पिछले दिन से ज़्यादा बदतर हालात में जाते हुए देखा है। और वो इस पूरे इलाके को, एक एक गली को जानता है, वहाँ पे रहता है, एक फ़ोन कॉल पे अवेलेबल है, और वो जानता है कि इस इलाके के मसले मसाइल क्या हैं। उन 4 मसले मसाइल जो मैं अपने इलेक्शन के, मेरी अपनी स्लोगन है, मैंने 4 वादे अपने इलाके वालों से भी किए जो मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहला मसला मैं आप लोगों के जो पीने के पानी का मसला है वो हल कराऊंगा। दूसरा मसला जो मैं आपका है वो सीवरेज का जो निज़ाम है इस इलाके के अंदर, क्योंकि हर बारिशों के बाद ये लियारी नदी के पास इलाके का कुछ पोर्शन पड़ता है तो वहाँ पे पूरा इलाका डूब जाता है, तो वो हल कराऊंगा। तीसरा मसला आपका पैच वर्क या रोड जो टूटे हुए हैं सारे के सारे उनको ठीक कराऊंगा। और चौथा मसला स्ट्रीट लाइटों का है, जो इस पूरे इलाके के, ये पूरा इलाका रोशनियों की जगह बल्कि अंधेरों में डूब चुका है,
तो ये मसला हल कराऊंगा। पांचवा और छठा, मैंने बार बार बोला है कि ये मेरी अपनी जिम्मेदारी है और मेरे दिल के बहुत करीब है और मैं सबसे ज़्यादा काम ही इन 2 सेक्टर्स में करता हूँ। ये 4 तो वैसे आपके बुनियादी हक हैं इस इलाके के लोगों के, मगर क्योंकि पिछले जितने भी लोग आए उन्होंने इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी, तो इसलिए हम लोगों को ये 4 काम सबसे पहले कराने पड़ेंगे। पांचवा, यहाँ पे डिस्पेंसरी जो टीएमसी की है वो मैं इंशाल्लाह ऑन कराऊंगा और मुफ्त दवाइयों की फरहमी यहाँ से शुरू करवाएंगे इंशाल्लाह ताला। और छठा काम, यहाँ पे टीएमसी का जो एक स्कूल है वो हम लोग एक्टिवेट कराएंगे और मॉडल स्कूल पूरे कराची के लिए बना के दिखाऊंगा मैं इंशाल्लाह ताला यहाँ पे, और यहाँ के बच्चों को पढ़ाई के ऊपर लगाऊंगा। इन बच्चों का भी हक है कि ये पढ़ें लिखें, अच्छे शहरी बने और अपने घर और अपने इस पाकिस्तान के लिए कुछ कर दिखाएं। बहुत शुक्रिया वकास साहब। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इन इलेक्शंस के दिनों में अपने घरों से बाहर जिम्मेदारी लेके निकलें और इन तमाम कैंडिडेट्स को वोट दें जो कि अपने दिल में दर्द दिल रखते हैं, आप लोगों के लिए दर्द रखते हैं और इन सारी चीज़ों से खुद भी गुजर चुके हैं। जब तक के लिए, अगली वीडियो तक के लिए बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।